नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज सीधे पहाड़ टीवी की जो टीम है वो रामनगर पहुंची हुई है। लगातार कि जैसे आपको मालूम है कि लगातार पहाड़ टीवी यूके SSSC जो वीडियो पेपर लीक मामला है उसको प्रमुखता से उठा रही है। और उसी की अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार STF गिरफ्तारी कर रही है। और एक बड़ा गिरफ्तारी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम अभी निकल कर आया है, जिनके पास अटूर अगर मैं बोलूंगा कई संपत्तियां जिनके नाम पर दर्ज थी और कई एनजीओ के नाम से स्कूल संचालन का वो कार्य करते थे, जिनका नाम चंदन सिंह मनराल है, जो रामनगर में और कई ऐसी जगहें हैं जहां उनकी संपत्तियां हैं। और संपत्ति भी आपको बताएंगे और हैरान हो जाएंगे आप ये सुन के कि किस तरीके से कि एक व्यक्ति जिसके पास इतनी संपत्ति और उसके बाद उसका वीडियो और इस तमाम पेपर लीक मामले में पूरा रोल। और आपको बता दें कि हाकम सिंह रावत को 3 दिन पुलिस रिमांड पे लिया गया है। उसके साथ साथ जो तनुष शर्मा था उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है। और साथ ही लगातार हम प्रमुखता से ये मामला उठा रहे हैं और आज रामनगर पहुंचे हुए हैं जहां से चंदन सिंह मनराल को गिरफ्तार किया गया था। क्या कई तस्वीरें उसकी भी वायरल होती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर कई लोगों, कई मंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर वायरल होती हुई नजर आ रही है। पर अभी जो संपत्ति का ब्यौरा STF ने दिया था, उसके अलावा चंदन सिंह मनराल किस तरीके से जो रामनगर में संपत्ति कब्जाने का कार्य करते थे वो भी आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से कार्य होता था। क्योंकि हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जिनकी संपत्ति पर जो चंदन सिंह मनराल है उन्होंने कब्जा किया और किस तरीके से पूरा प्रकरण रहा वो भी आपको जरूर बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है कविंदर सैनी, जिनकी भूमि पर किस तरीके से और कितना प्रभाव चंदन सिंह मनराल पूरे कुमाऊं क्षेत्र में रखता था वो भी आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे। तो हमारे साथ कविंदर सैनी है। कविंदर जी, पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। और सीधे सवाल आपसे करूंगा, कितना प्रभाव और क्या चीजें थी और किस तरीके से पूरा प्रकरण रहा, बताएं। सर, ये जो मेरी मम्मी को माताजी के नाम कोटद्वार से विस्थापित करके राज्य सरकार ने सन 94-95 में विस्थापित करके यहाँ बंदोबस्त के तहत बसाया गया। और इस जमीन का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50 वर्षों तक उत्तराधिकारी के अलावा अन्य सभी प्रकार के नामांतरणों पर रोक है। लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी दस्तावेज तैयार करके चंदन सिंह मनराल ने सिविल न्यायालय रामनगर से 0.316 हेक्टेयर पर यथास्थिति का आदेश लिया 17/5/2021 को। और यथास्थिति के आदेश होने के बावजूद भी 24/5/2021 को माननीय कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये 50-50 लाख की 4 बसें इसने यहाँ पे खड़ी कर रखी हैं, जो कि इतना प्रभावशाली है। उसके बावजूद जब मैंने पुलिस प्रशासन या इधर उधर जब मैंने पत्र भेजे DGP सर, IG सर, कुमाऊं कमिश्नर, रेवेन्यू सचिव, जब मैंने इधर उधर पत्रावली भेजी CO साहब, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसके ऊपर माननीय कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ ना कुछ हुआ। और कल भी जब मैं अपनी 0.316 से अलग हट के जब जमीन जोतने में लग जाता हूं तो उसके जो स्टोन क्रेशर के कार्मिक वगैरह हैं वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस आते ही हमसे मना कर देती है खेतीबाड़ी करने को। और मैं तो बहुत मेरे पिताजी जो हैं एक मजदूर हुए और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ बार, और इसने हमें इस कंडीशन में लाके रख दिया है कि हमें मजबूरी में इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है यहाँ पे। अब वो झोपड़ी भी कैमरामैन को मैं जरूर बोलूंगा आप दिखाएं कि किस स्थिति में, देखिएगा समझिएगा कि कोटद्वार से विस्थापित कविंदर सैनी का जो पूरा परिवार यहाँ पर विस्थापित होता है और किन हालातों में अभी रह रहा है। और ये जंग इसलिए भी है, देखिए समझिएगा, एक तरफ जहां पेपर लीक मामले में चंदन सिंह मनराल का सीधे मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और वहीं अभी जो संपत्ति उनकी बताई जा रही है, उसके अलावा जिस तरीके से कब्जा जो किए हुए हैं, ऐसी कितनी संपत्ति। कविंदर जी, ये भी पूछूंगा क्योंकि कई स्कूल भी हमने सुना है कि वो अपने एनजीओ के माध्यम से चलाते थे, वो जानकारी भी क्या आपके पास है? क्योंकि आपने ये भी बताया कि ऐसी कई जमीनें जहां पर चंदन सिंह मनराल ने कब्जा किया, क्या करेंगे? जो एक्चुअली जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा विलन टाइप का गुंडे जब वगैरह जो पिक्चरों में होते हैं, सेम इसका यहाँ है। इसके सामने कोई नहीं बोलता। प्रशासन के लोगों को कई बार सूचना दी, उसके बाद बसें नहीं हटी। ऐसी 500 मीटर दूरी पे आगे जाएंगे तो लिप्टिस के पेड़ है, वहाँ पे भी इसने ऐसी जमीन में कब्जा कर रखा है। इधर 16 नंबर पड़ता है, वहाँ देखो एक NGO टाइप का है, वहाँ पे भी कब्जा करके एक स्कूल टाइप का बना रखा है। सावलदे में मदरसा उसका ये प्रबंधक बना रहा, वहाँ NGO के माध्यम से इसने घोटाले किए हैं। और 2016 वाली, मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सनली भाजपा सरकार में, मतलब सरकार कोई भी हो, लेकिन इसके संबंध हर मुख्यमंत्री से हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो, कहीं भी, मतलब इतना प्रभावशाली है कि अधिकारी भी सुनने को राजी नहीं होते कहीं ना कहीं। तो
अब ये जब मैं प्रशासन को दिखाता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद भी इसके नाम कैसे चढ़ा, ये करा, जबकि इस मामले में एसआईटी जांच भी हो गई है। एसआईटी जांच तत्कालीन डीएम श्री दीपक रावत जी ने की थी उस टाइम, और संयुक्त जांच भी हो गई है। और जिन लोगों ने ये प्रपत्र फर्जी तैयार किए थे, उसमें मोहन सिंह सर्वे नायब तहसीलदार, जाकिर जब्बार अली, ये सब सस्पेंड हुए। इनके खिलाफ रामनगर कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ मकान या आवास बनाने की तैयारी करते हैं तो पुलिस तुरंत आके हमें अपनी जमीन पे भी आवास नहीं बनाने देती। लास्ट में मजबूरी में यहाँ बरसात, जंगली जानवरों का आवागमन रहता है, बाघ, तेंदुआ वगैरह, हमें झोपड़ी में रहने को मजबूर। बीच में रात को कभी बदमाश भेज देता था, कभी कुछ भेज देता था। कई बार मेरे पे फर्जी झूठे मुकदमे पंजीकृत कराने का प्रयास भी किया गया था, जिसकी सूचना मैंने तत्कालीन, जैसे मुझे अभाव हुआ और कुछ लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने तत्कालीन SHO रामनगर चौकी इंचार्ज को भी दी, जिसके बाद में मेरी प्रतिलिपियां हैं, जो कि पूरी फाइल मेरे पास पूरी फाइल है इसके, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक का डायरेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कल रात भी मैं जब रामनगर नायब तहसीलदार मिश्रा जी से आदेश करा के लाया, तो इन्होंने क्या करा, SI चौकी सवाल जवाब करके एक गलत, जबकि स्टे जो है 0.3 से 16 पे है, और कोर्ट से इन्होंने क्या करा, जैसे भी कराया, जो भी कराया 0.717 पे करके दे दिया। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ वो 0.316 पे ही है, और मैंने उस पर लिखवा भी लिया सर्वे नायब तहसीलदार रामनगर से। उसके बावजूद मैंने जब पीछे को अपनी खेत 0 स्टे वाली जमीन को छोड़ के जो बाकी 0.401 हेक्टेयर है वो जब जोतने का प्रयास किया, तो रात को फिर मुझे फोन और इधर लड़के बदमाश टाइप के लोग भिजवा के यहाँ पे, और मेरे पे अनावश्यक दबाव डाला गया। अब देखिए, अभी ये सुनिएगा, अभी समझिएगा, और इसके अलावा चंदन सिंह मराल के और क्या क्या यहाँ पर अवैध रूप में जो कार्य करता था वो भी आपको जरूर बताएंगे। कविंद्र सैनी है, उनके छोटे भाई भी यहाँ पर हैं, उनकी बहन भी यहाँ पर इसी जो झोपड़ी आप देख रहे होंगे यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि कहां एक तरफ युवाओं के जो पैसे लेकर जो ये संपत्ति जो पूरी जमा की है, जो जमीनें, अवैध जमीनें हैं, उसके साथ साथ कहीं अभी अगर बात करें तो स्कूल्स का संचालन हो रहा था, उसके अलावा सरकार से जो फंडिंग NGO के माध्यम से की जा रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, और आखिर कितनी जमीनें होंगी, कितनी संपत्ति होगी, ये तो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। पर उनके छोटे भाई है, क्या नाम है आपका? प्रमोद सैनी सर। आप भी यहीं रह रहे हैं इसी झोपड़ी में? बिल्कुल सर। किस तरीके के हालात नजर आते हैं? आप भी पढ़ने वाले होंगे, कितनी उम्र है? सर पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब कुछ यहाँ, बस एक अपने घर की स्थिति को देख के यहाँ रहना पड़ रहा है। खाली इतनी सारी चीजें कि हमारी पढ़ाई, उच्च शिक्षा नहीं हो पा रही। हमारा जहाँ मतलब पूर्व निवास है वहाँ हम नहीं रह पा रहे। हम अपनी शिक्षा को छोड़ के यहाँ ऐसी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। प्लस आए दिन इसके जो भी साथी हैं आके हमें यहाँ डराना धमकाना लगातार यूं ही बना पड़ा है। उसके माध्यम से तब भी अगर कोई सूचना दो उससे तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्लस हमें ही बोला जाता है कि अगर ज्यादा कुछ करते हो तो तुम्हें ही अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर, शांति भंग में तुम्हें अंदर करेंगे, कोई तुम्हारी जमानत कराने वाला तक भी नहीं होगा। कई तरह की धमकियां हमें धमकाया जाता है, कई तरह की धमकियां सुनी आज तक हमने। और प्लस इसके ऊपर जबकि इतना बड़ा खुलासा STF ने किया है, तब भी इसके ऊपर कोई भी मतलब इतनी बड़ी जांच नहीं हो रही कि जब तक इसके ही खाते आधा दर्जन से इसके ज्यादा खाते हुए हैं। इसके परिवार में जो है उनकी जांचें नहीं हुई। अगर मैं ही हूँ, अगर मेरे आधा दर्जन से ज्यादा खाते हैं तो मेरे परिवार में भी खुले होंगे, ऐसी उसके परिवार की भी जांच हो, तब जाके पूरे खुलासे का पता चलता है कि इसके अंदर किसने कितना घोटाला करा है, कितना क्या किया है, कैसे करके क्या हुआ है। और बेमतलब के मदरसों में ये संचालन रहा है। मदरसों का संचालन जब तक किसी भी व्यक्ति को जब उर्दू का A से आ से अनार नहीं आता तो वो संचालन कैसे हो सकता है, सबसे बड़ी बात। और उस जो मदरसा है, जिस मदरसे को इसने NGO के माध्यम से स्कूल में परिवर्तित किया, लेकिन अब वो परिवर्तित जमीन जब सामने आया, उसका खुलासा हुआ, तो वो जो जमीन है वो राज्य सेवा विभाग की है। लेकिन राज्य सेवा विभाग की होने के बाद भी उसमें उसने अपने पर्सनल निजी पेड़ लिपस्टिक के लगा रखे हैं, जिसकी सूचना गांव के ग्रामीणों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके जितना खुलासे होते रहे उतना खुलासे होते रहे। ठीक है, बेनामी संपत्ति की बात कर रहे हैं। कविंद्र जी, आपकी बहन भी यहाँ पर है। मैडम, कैसे, बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक सवाल जो सैनी जी के छोटे भाई ने कहा कि कितने प्रभावशाली होंगे, आखिर कौन लोग हैं जिनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है, सबसे बड़े सवाल ये है। और समझिएगा, ग्राउंड जीरो पे इस समय है रामनगर में, और ऐसे कई जमीनें हैं। पहले मैं उनसे पूछना भी चाहूंगा, कविंद्र जी, थोड़ा सा एक सवाल है, कितनी जमीनें और हैं ऐसी, और कितने लोग आसपास है जो इससे त्रस्त हैं? इस तरीके की कितने लोग? सर, इस तरह की जो बेनामी संपत्ति है उसकी वाइफ के नाम
उसके बेटों के नाम, उसकी बेटियों के नाम, और बीपीटीओ में 2016 वाली भर्ती में भी मुझे लग रहा है, जहाँ तक है अगर उसमें जांच करी जाए तो उसकी बेटी भी जो कविता मंडाल है वो भी बीपीटीओ के पद पर तैनात है। और जैसे हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है, ऐसे यहाँ 16 नंबर आगे चले जाओ, क्योंकि सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। प्रभावशाली ये व्यक्ति है, डरा देता है, धमका देता है, तुरंत इसके फ़ोन में पुलिस आ जाती है, तुरंत सारा कुछ हो जाता है। जबकि जब इसने ये यहाँ पे हमारी ज़मीन पे अवैध रूप से जब बसें खड़ी करी, स्टे होने के बावजूद भी जब मैंने तत्कालीन चौकी प्रभारी पीरू मदारा भगवान सिंह मेहर को सूचना दी तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था उस टाइम। और 145 की कार्रवाई करके, जबकि बंदोबस्त भूमि पे 145 की कार्रवाई नहीं होती, और जबकि मैंने इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी दिखाए कि सर इसमें ऐसा था, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। लास्ट में 107/16 में चालान करके मैंने कोर्ट से 145 भी खारिज करवा दिए। तत्कालीन उस टाइम एसडीएम विजयनाथ शुक्ल जी होते थे, जो इस टाइम नगर आयुक्त रुड़की हैं। ठीक है, आपकी बहन भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, कैसे पूरे किस तरीके के किन हालातों में रह रहे हैं, और ये समझिएगा जो ऐसे जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, किस तरीके का प्रभाव जो आप देख रहे हैं, जो सह रहे हैं, बदमाशों का सह सामला है, पुलिस की जैसे लगातार बात करें कि पुलिस इतना प्रभाव है कि पुलिस आ जाती है, तमाम कल रात भी आप बैठे हुए थे, पूरा क्या कैसा क्या लगा? अब सर वो तो आप देख ही रहे हैं झोपड़ी के हाल देख के कि हम कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। हमें 2 साल 2.5 साल यहाँ पे रहते रहते हो चुका है। ठीक है, आए दिन पहली बात तो इनके लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, कभी कोई आ जाता है। एक इसका है, इसका ही कर्मचारी है, यहाँ स्टोन क्रिएशन में काम करता है, स्वीटी और दिनेश रावत। वो आए दिन गुंडागर्दी दिखाता है, यहाँ आएगा कभी बस में चढ़ जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, मैं अभी बस ले जाता हूँ, तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारा। और मंडाल जी तो मेरे चाचा लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ का वो दे के अभी परसों ही हमने खेत जब जुताई करी, वहीं पे डंडे उंडे लेके वहीं पे खड़े थे। वो तो मेरे भाई लोग हैं, जरा मैं उनके साथ रहती इसलिए लोग कुछ नहीं कर पाते इनको। अगर यहाँ से बाहर अगर जाते हैं तो इनको तब भी खतरा है, इन लोगों से इनकी जान माल का इनको खतरा है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, ऐसे हम रह रहे हैं ना, हमारे पास यहाँ रहने को कुछ है ना, कुछ खाने का सही से है ना, पीने का अभी टॉयलेट बाथरूम का है। अगर हम सोचे कि हम बनाएं यहाँ पे तो वो भी नहीं बना सकते। हम जंगल जा रहे हैं, ऐसे लैट्रिन बाथरूम के लिए तक मैं लेडीज होके, एक महिला होके मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन उस डर की वजह से हम यहाँ पे अपनी ही ज़मीन में, किसी और की नहीं, अपनी ही ज़मीन में कुछ नहीं कर पा रहे, और वो हमारी ज़मीन पे होके अपनी बसें खड़ी कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, कभी गुंडों को भेज दे रहा है। लेकिन हमारी कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन में है, ना ही कहीं। हम जाते हैं पुलिस प्रशासन में भी जाते हैं तो अपने फर्जी दस्तावेज दिखा के हम लोगों को ही वापस भेज देते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो हम तुम्हें अंदर डाल देंगे, तुम्हें ही अंदर डाल देंगे। और इनका तो जो होगा वो तो कोई है नहीं उनका कुछ भी करने वाला। अगर ऐसा ही होता तो इतने दिन से ऐसे खुलासे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं उसका कोई कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये हाँ कि मुझे बस यहाँ से मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ना ही मैं किसी की ज़मीन पे बैठी हूँ, मैं अपनी ज़मीन पे, अपने पिताजी की ज़मीन पे बैठी हूँ, ना ही ये चंदन मंडाल की है, ना ही किसी और की है। मुझे किसी से कुछ, ना मुझे उससे कोई दुश्मनी है, ना ही मेरा उससे कुछ वास्ता है, लेकिन मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए बस सर। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, एसटीएफ की पकड़ में चंदन मंडाल आया है, कितनी कड़ियां भी जुड़नी है वो तो देखने वाली बात होगी, पर समझिएगा कि ऐसे प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं, आखिर इन पे कार्रवाई कब होगी। और इसके बाद जैसे जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी जो बेटी है, चंदन मंडाल की जो बेटी है, वो भी इस समय वीडियो पद पर तैनात है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, और कब से ये सिलसिला जारी है, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी कि आखिर इन कड़ियों को जोड़ते हुए जब चलेंगे तो कहां तक। क्योंकि सीधे तौर पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि हाई लेवल जो मंत्री और जो पूर्व के बड़े नेता जो हैं, उनका सीधा हाथ इस भर्ती में भी घोटाले और पेपर लीक में हो सकता है। वो तो आगे आगे जब कड़ियां जुड़ेंगी उसमें साफ निकल कर आएगा। पर सीबीआई की जांच लगातार जो युवा है वो इस समय कर रहा है। तमाम जो विधायक हैं, भुवन कापड़ी हो गए, उमेश कुमार हो गए, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। साथ ही कविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी आप समझिएगा कि आखिर जो ये चेन है कहां तक जाने वाली है, कहां तक ये चेन होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कविंदर जी क्या कह रहे हैं? मैं सर कल कह रहा हूँ अपनी इस भूमि के संबंध में, क्या कल जब हमारा स्टे आ गया था 17/5/2021 को, तो कल ये फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के, जबकि 0.316 हेक्टेयर पर कब्जा है, यहाँ 0.717 हेक्टेयर पर ज़्यादा स्थिति, जबकि ये स्टे भी नहीं है, तब भी पुलिस इसे मान रही थी। जबकि फिर मैंने तत्कालीन नायब तहसीलदार मिश्रा जी से लिखवा के चौकी प्रभारी को दिया, तब जाके मैंने ये करी। अब ये राजनीतिक दबाव में, या वो पहले यहाँ अटैचमेंट थे, कल ही उनका बागेश्वर ट्रांसफ़र भी हो गया है कल भी। और
ये 0.717 पर है। जब आज मैं 23/8 को लाया हूँ तो ये न्यायालय से ही मुझे भी जी हाँ करके दे दिया, ये भी जी हाँ करके दे दिया, और इसमें सीधा इसमें दे रखा है 0.316 पर, जो वास्तविक में कब्जा है, जो आदेश गए। लेकिन सर अब मैंने जब इस संबंध में चौकी इंचार्ज महोदय को बोला कि सर ये आपको भी गुमराह कर रहा है और मुझे भी गुमराह कर रहा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो चौकी इंचार्ज साहब ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे से उल्टा ये बोला कि मुझे क्या गुमराह कर रहा है, गुमराह तुम्हें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पूर्व में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे 376 का लगवाने का इन्होंने प्रयास किया, जिसमें पूर्व में यहाँ एसआई महिला एसआई पूजा मेहरा जी थी, जो वर्तमान में इस टाइम नैनीताल राजभवन या काला ढोंगी, मुझे समथिंग पूरा कंफर्म नहीं पता, काला ढोंगी थाने में या राजभवन में नियुक्त हैं इस टाइम। तो उस टाइम भी इन्होंने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और आशीर्वाद से सारे लोग गलत नहीं होते पुलिस विभाग में भी, और सारे लोग सही भी नहीं है। अगर सही होते तो फिर ये बसों को सीज होती या ये बसें हटाई जाती यहाँ से जो हमारी भूमि पर लगी हैं, लेकिन कोई सुनने को हमारा राजी नहीं है। और इसने तो इतना आतंक मचा रखा है हमारी अपनी भूमि में। यहाँ बहन है, मेरी माता जी भी रहती हैं यहाँ पे, और ना हम यहाँ शौचालय बना पा रहे हैं, ना हम यहाँ पे बोरिंग करा पा रहे हैं अपनी ही ज़मीन में। जबकि आप शुरू से लेके अब तक की देखोगे तो मेरी माता जी के नाम में भूमि है पूरी, A to लेके Z पूरे कागज। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्षों तक सभी प्रकार के नामांतरणों पर रोक लगा रखी है, तो ये तो प्रशासन, नैनीताल जनपद के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें इस आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक नहीं सुनते। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरी फाइल पूरी इतनी 4 चट्टे लगे पड़े हैं। जबकि मैंने रेवेन्यू सचिव, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सचिव से लेकर शासन से लेकर प्रशासन स्तर के अधिकारियों से मैं वास्तव में मिला भी हूँ बाई फेस। मैंने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, मैंने मंत्रियों को भी प्रार्थना पत्र दिए हैं। अभी पूर्व में मैं 12 जून को माननीय परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी से भी इस संबंध में मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने SDM रामनगर को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र के लिखने के बावजूद भी ये बसें नहीं हटाई गई यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये कविंदर जी की पीड़ा है, और ऐसे ना जाने कितने कविंदर होंगे। समझिएगा कि एक तरफ जहां पेपर लीक करके लाखों रुपए की जो बेनाम संपत्ति है वो इन्होंने जोड़ी है, उसके साथ साथ ऐसी कितनी बेनामी संपत्ति होगी, इसकी जांच जब होगी तो वो कई खुलासे इस पे होंगे। पर यह तय है कि इस तरीके की कई बेनामी संपत्ति रामनगर और तमाम जगहों पर चंदन मंडराल और उनके परिवार के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उनके नाम पर हो सकती है। अगर STF सही तरीके से जांच करती है, जिस तरीके से अभी तक करती आ रही है, या CBI जांच इसमें होती है, तो कई बड़े नाम और उसके साथ साथ संपत्ति इसमें निकल कर आ सकती है। और दूसरी ओर ये परिवार है जो जूझता नजर आ रहा है, जो लगातार गुहार लगा रहा है, पर न्याय इन्हें नहीं मिल पा रहा है। चौकी, थाने, तमाम जगहों पर जा जाके थक चुके हैं, पर इंसाफ की कोई किरण नजर नहीं आ रही। हम भी लगातार कुमाऊं भ्रमण पे हैं और अलग अलग जगह में जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात पूरे कुमाऊं के हैं, और चंदन मंडराल जैसे ऐसे कितनी संपत्तियां यहां पर मौजूद हैं, और कितने ऐसे स्कूल्स हैं, कैसे इतने संचालित जो कर रहे थे। ये सारी चीजें हम बताएंगे और लगातार आपको अपडेट करेंगे। तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ TV।